बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम रीजन नंबर 2 हमने स्टार्ट की थी। रीजन नंबर 1 मुकम्मल हो गई थी, तो रीजन नंबर 2 मिस्टेकन एम्बिशन की जो हम बात कर रहे थे, लेकिन वो बात मुकम्मल नहीं हुई थी, अभी बात रहती थी, तो उसको अभी हम मुकम्मल करेंगे। एंड बी इट सेड द पेरेंट्स whom I have offended usually comes around after terms of year and tells me that his son was right and that he is thankful to me for taking the part of his boy in the argument। एक साल गुजरने के बाद राइटर ये कहता है कि मैं ये भी आपको बताता चलूं कि राइटर ये कहता है कि आमतौर पे एक साल पूरा होने के बाद बच्चों के वालिदैन वापस मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं कि उनका बेटा बिल्कुल ठीक था और आप जो उसकी साइड ले रहे थे आर्गुमेंट्स के अंदर, उसकी खातिर आर्गो कर रहे थे, आप भी ठीक कह रहे थे। वो होता क्या है कि एक साल के बाद जब बच्चा नाकाम हो जाता है, उसकी नाकामी के बाद, उसकी फेलर के बाद बच्चा तो पहले ही परेशान होता है, फिर उसके वालिदैन को भी एहसास होता है, वो परेशान हो जाते हैं। और फिर राइटर कहता है कि फिर मेरी बात उनकी समझ में आती है कि हाँ, बात तो ठीक थी, लेकिन हमने बच्चे को गलत साइड पे, बच्चे की इंटरेस्ट नहीं देखी, बच्चे के मार्क्स नहीं देखे, बच्चा जो नहीं करना चाहता था हमने वही उस पर लाद दिया, तो बच्चा परेशान हो गया। If such a boy fails, अगर इस किस्म का लड़का फेल होता है, it is because he cannot bring himself to try to do the work that is distasteful to him and that he feels he is leading him in the wrong direction। दरअसल बच्चा जब नाकाम होता है तो उसकी नाकामी की वजह यह नहीं है कि वो डिस्टेस्टफुल काम कर रहा है, बल्कि वो बच्चा ये समझता है कि मैं किसी की बनाई हुई डायरेक्शन को फॉलो कर रहा हूं, जहां उसकी जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो ही नहीं सकती, उसकी जो इंटरेस्ट है वो राइज ही नहीं होती। वहां पे फिर क्या होता है, बिलाखिर नाकामी उसका मुकद्दर बन जाती है। इफ द कॉलेज इज अलाइव टू इट्स वर्क ऑफ एडवाइस, सच केसेस आर caught बिफोर द फेलियर इज कंप्लीट। राइटर एंड पे थोड़ा सा ये कहना चाहता है, जैसे फर्स्ट रीजन के एंड पे उसने कहा था, अब सेकंड रीजन के एंड पे, रीजन नंबर 2 के एंड पे भी वो ये कहना चाहता है कि अगर कॉलेज इज अलाइव, वो ये कहना चाहता है जी कॉलेज वाले अगर बच्चों को सही तरीके से एडवाइस करें, उनके पेरेंट्स को समझाएं, बच्चों के मार्क्स वेटेज को सामने रखें, उसकी इंटरेस्ट को सामने रखें, और फिर अगर उसकी फ्यूचर फील्ड का अगर फैसला किया जाए कि उसे किस फील्ड में भेजना है, तो इस तरीके से वो सही तरीके से बच्चा कामयाब हो सकेगा, वो सक्सेसफुल हो जाएगा, बजाय इसके कि फेलर उसका मुकद्दर बन जाए। तो ये यहाँ पे रीजन जो है ये मुकम्मल हुई जी। उसके बाद ये रीजन नंबर 2 थी जो यहां मुकम्मल हुई। उसके बाद है मेरे भाई रीजन नंबर 3, यानी अब हम एक नया टॉपिक छेड़ने लगे हैं। 2 वजूहात जानने के बाद, यानी इस पे हर एक पे एक शॉर्ट आंसर भी बनता है, यानी 2 शॉर्ट आंसर करने के बाद हमारा जो तीसरा शॉर्ट आंसर है, हमारी जो तीसरी रीजन है, जो तीसरा टॉपिक है इस चैप्टर का, कौन से का, व्हाई बॉयज फेल इन कॉलेज, इसका जो तीसरा टॉपिक है वो क्या है जी? Another type of boy who does not try is the very bright a boy who has always done his school work without effort and who has never learned what real application is। ये एक बहुत ही अजीब किस्म की रीजन है जो राइटर ने ऑब्जर्व करके उसको सॉर्ट आउट किया है, उसके ऊपर रिसर्च की है। वो क्या है कि ये एक बड़ा ब्राइट बॉय होता है, बड़ा टैलेंटेड बच्चा होता है, एक्सीलेंट बच्चा होता है, जो कि स्कूल के जमाने में बड़े अच्छे मार्क्स गेन कर चुका होता है, बड़ी डिस्टिंक्शन पोजीशन ले चुका होता है। लेकिन बेटा यही बच्चा जब कॉलेज में आता है तो फेल हो जाता है। उसकी क्या वजह होती है, वो काम को क्यों नहीं समझ पाता? ही सपोज दैट ही कैन फ्लोट थ्रू। फ्लोट थ्रू होता है मेरे बेटे पास होना, फ्लोट थ्रू पास होना, कॉलेज विद एज लिटिल एफर्ट एज ही डिड थ्रू स्कूल। असल बात यह है, अगर आप ये एक सेंटेंस समझ लें तो ये पूरी रीजन आपको समझ आ जाएगी। वो ये है मेरे बेटे कि, दोबारा इसको सुन लें, he supposes that he can float through college with as little effort as he did through school। वो बच्चा ये समझता है कि मैं कॉलेज में ऐसे ही पास हो सकता हूं जैसे स्कूल के जमाने में मैं थोड़ी सी मेहनत करके पास हो जाता था। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको इलेबोरेट कर देता हूं, समझा देता हूं। देखें बेटा, स्कूल का सिलेबस बड़ा थोड़ा होता है, आप 9th 10th का सिलेबस देख लें और फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का सिलेबस देख लें। चलें आप बाकी सब्जेक्ट्स की हम बात नहीं करते, इंग्लिश की ही बात कर लेते हैं। आप 9th का इंग्लिश का सिलेबस उठा के देख लें, 10th का, उन दोनों को कंबाइन कर लें और उधर से सिर्फ फर्स्ट ईयर का सिलेबस उठा लें। उसके अंदर जो टेक्स्ट पोर्शन है, जो ग्रामर का पोर्शन है वो देख लें। फिर सेकंड ईयर के अंदर अब जो अब आप कर रहे हैं इसको देख लें।
तो ये सिलेबस उससे कहीं ज्यादा है। अच्छा, वो जो चैप्टर होते हैं 9th 10th वाले वो थोड़े इतने आसान नहीं, लेकिन कदरे आसान होते हैं, थोड़े से इजी होते हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर आपकी फुल अटेंशन चाहिए होती है। वहां अगर 1 घंटे में आप ये एक लेक्चर तैयार करते थे, तो यहाँ पे आपको कम से कम 3 घंटे लग जाते हैं एक चीज को तैयार करने में। तो इतना ज्यादा डिफरेंस होता है। लेकिन बच्चे के माइंड के अंदर वो 9th 10th वाली बात होती है, छोटी क्लासेस वाली बात होती है। एफएससी के अंदर आके, कॉलेज के अंदर आके बच्चा उस गलत फहमी का शिकार होता है और ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाता है। और जो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होता है तो नतीजतन बच्चा फेल हो जाता है, नाकाम हो जाता है। I sometimes like that the bright boy who has always depend on his ability to get things quickly is the most pitiable object among all our failure students. ये बड़ी अफसोस की बात है कि बच्चा वो जो बड़ा अपने आप को क्विक समझता है कि मैं चीजों को बड़ी जल्दी ऑब्जर्व कर लेता हूं, अंडरस्टैंड कर लेता हूं, पिक कर लेता हूं, समझ लेता हूं, ये चीज उस बच्चे को नाकामी की तरफ ले जाती है। दूसरे लफ्जों में हम जिसे इस चीज को ओवर कॉन्फिडेंस का नाम भी दे सकते हैं। जैसे पिछले रीजन को हमने मिस्टेकन एम्बिशन का नाम दिया था, इसी तरह इसे ओवर कॉन्फिडेंस का नाम दे सकते हैं कि ये बच्चा जो है अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेता है, अपने ऊपर ट्रस्ट कर लेता है, और नतीजा उसका बेटे क्या निकलता है कि वो बच्चा फेल हो जाता है। तो ये रीजन अभी मुकम्मल नहीं हुई, इसके अंदर और भी राइटर आर्गुमेंट्स देना चाहता है, और भी एग्जांपल देना चाहता है। तो लेकिन चूंकि ये पैराग्राफ यहां मुकम्मल हो गया, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी रीजन को हम कंटिन्यू रखेंगे। उसको मुकम्मल करने के बाद फिर हम चौथी रीजन पे जाएंगे, और ये आप माइंड में रखेंगे कि हमने रीजन नंबर 7 तक जाना है। 1 से हमने स्टार्ट किया था और रीजन नंबर 7 तक जाना है। तो अब इसके जो सिनोनिम्स हैं उनको देख लें, इस पैराग्राफ में से जो निकले हैं। एप्लीकेशन, एफर्ट, हार्डवर्क, डिलीजेंस। पास होना, अभी ये अंडरलाइन भी किया था, पास थ्रू, गो थ्रू, लीड थ्रू। पिटिएबल, पैथेटिक, पिटीफुल, सैड, दुखी, गमगीन, अफसोस। डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, ट्रस्ट। ये बेटे रिलाई के बाद प्रेपोजिशन ऑन आती है, ट्रस्ट के बाद इन आती है, लीन ऑन, लीन के बाद भी ऑन आती है। तो ये वो सिनोनिम्स थे, इसकी लिस्ट आप अलग से बना लेंगे और नेक्स्ट इसको हम यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।